Hello, students. Namaskar. Good morning. Myself, Dr. Tilochin Bhatt, Tanush sir. I'm assistant professor in Government College Nasrullaganj in the Department of Commerce. आज फिर से मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। स्पेशली ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रॉयल्टी अकाउंटिंग। आइए समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आज आप इसमें क्या सीखेंगे इसके बारे में मैं एक बार बात कर लूँ। रॉयल्टी अकाउंटिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, रॉयल्टी अकाउंटिंग के टाइप्स क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद पार्टीज रॉयल्टी अकाउंटिंग में कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है इस पर बात करेंगे। एंड देन हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, उसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। एनालिटिकल टेबल को आज मेनली समझने की कोशिश करेंगे। और देन सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम यूज करते हैं रॉयल्टी अकाउंटिंग में उसको समझेंगे। आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर द एनालिटिकल टेबल ऑफ ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और उसके बेस पे हम फिर से एक्सप्लेनेशन कुछ समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हों, और फिर एमसीक्यूज के बेस पे अगेन अपनी स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या सीखा। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ रॉयल्टी इन अकाउंटिंग। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी एक चार्ज है। रॉयल्टी इज द चार्ज periodically paid by the user of the asset to the owner or the creator of such an asset for its use। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी एक पीरियडिकली चार्ज है जो पे किया जाता है किसके द्वारा? एसेट के यूजर के द्वारा। किसको पे किया जाएगा? असेट के ऑनर को। अगर अदर वर्ड्स में हम समझने की कोशिश करें, इन अदर वर्ड्स द ऑनर और द ऑथर ऑफ द असेट सच एज मैन का ऑनर, पेटेंट का ऑनर, बुक्स का ऑनर, आर्टिस्टिक वर्क किसने किया उसका ऑनर, म्यूजिक कंपोज किया उसका ऑनर, मे अलाउ द थर्ड पार्टी लाइक लाइसेंसी, पब्लिशर, लेसी एक्सेट्रा टू यूज इट्स क्रिएशन इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। जैसे म्यूजिक कंपोज किया एक म्यूजिक डायरेक्टर ने और उसको दे दिया म्यूजिक कंपनी को। म्यूजिक डायरेक्टर जो है ही इज़ द ऑनर ऑफ दैट म्यूजिक, दैट सॉन्ग। अब वो म्यूजिक कंपनी को इस बेसिस पे देगा, इस कॉन्ट्रैक्ट या इस डील के बेस पे देगा कि वो उनको उसके बदले में क्या दें, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दें। इट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू दें, कुछ ना कुछ अमाउंट दें। ओके, इस अमाउंट को ही हम क्या बोलेंगे? रॉयल्टी बोलेंगे। दस such a consideration or payment made by the user of the asset to the owner is known as royalty। The amount of royalty is determined in terms of the number of items produced or sold। जो अमाउंट ऑफ है रॉयल्टी की वो हम डिसाइड करेंगे किसके बेस पे? नंबर ऑफ आइटम्स हमने जितनी प्रोड्यूस की उसके बेस पे, या नंबर ऑफ आइटम्स हमने कितनी सोल्ड की उसके बेस पे। कहाँ पे हम क्या यूज करेंगे आगे हम समझते हैं कि नंबर ऑफ सोल्ड किस केस में और नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड किस केस में। टाइप्स ऑफ रॉयल्टी पे पहले बात कर लेते हैं। मेनली तीन टाइप की रॉयल्टीज़ पर हम बात करेंगे, और तीन टाइप की रॉयल्टी जो होती हैं, एक है कॉपीराइट रॉयल्टी, एक है पेटेंट रॉयल्टी, और एक माइनिंग रॉयल्टी। देखिए, कॉपीराइट रॉयल्टी और पेटेंट रॉयल्टी दोनों ही लगभग मिलती जुलती हैं। दोनों को ही हम सेल्स के बेस पे मेनली इस पर रॉयल्टी लेता है कौन? लेसर या ऑनर। कॉपीराइट रॉयल्टी और पेटेंट रॉयल्टी में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि पेटेंट मोस्टली किसी नए इन्वेंशन के लिए है ना। जैसे वैक्सीन बनी, वैक्सीन का जो लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए होगा वो क्या होगा? पेटेंट। वैक्सीन के जो खोज की उसके लिए हम क्या करेंगे? पेटेंट करा लेंगे। और एट द सेम टाइम हमने बुक लिखी, बुक के लिए हम क्या करेंगे? कॉपीराइट एक्ट के तहत अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे।
वहाँ पे हमें रॉयल्टी जो है कॉपीराइट रॉयल्टी, उसमें जो रॉयल्टी मिलेगी वो कॉपीराइट रॉयल्टी कहलाएगी। और एक वैक्सीन जो हमने खोज किया, राफेल, हम हमारे कंट्री ने परचेज किए राफेल फाइट फाइट जेट्स। सो इसकी जो टेक्नोलॉजी अगर हम साथ में लें, है ना, फ्रांस से, तो टेक्नोलॉजी अगर बेचेगा तो या तो कंप्लीटली बेच दे एट फुल कंसिडरेशन, वो भी एक पेटेंट किया हुआ है। जब नया इन्वेंशन कर रहे हो, नई थिंग्स बना रहे हो, तो उसके लिए आप मोस्टली क्या करते हो, पेटेंट करा लो। समझते हैं कॉपीराइट? कॉपीराइट प्रोवाइड्स द राइट टू द ऑथर और ऑनर ऑफ द असेट्स लाइक बुक, नोवेल, लिरिक्स, म्यूजिक कंपोजिशन, artistic work to claim royalty from the publisher. Therefore, publisher or user have to pay copyright royalty to the author based on the sales made by the publisher. ठीक है, कॉपीराइट रॉयल्टी सेल्स के बेस पे बोल रहा है, ऑथर को किसने पे करनी है? इन केस ऑफ बुक की बात कर ले तो पब्लिशर ने। मैंने एक बुक लिखी सपोज, उस बुक को मैं खुद से पब्लिश करूं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा पाऊं, इतना इतना नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, उसको पब्लिशर को दे दिया। पब्लिशर कौन? जैसे आपके पास हिंदी ग्रंथ एकेडमी, यहाँ पे बुक्स आती हैं, या साहित्य भवन पब्लिकेशन की होंगी, या एस चंद की पब्लिकेशन है। राइटर, सपोज आपने बुक लिखी, मैंने बुक्स लिखी, मैं उस बुक को उन पब्लिशर्स को दे दूंगा। वो पब्लिशर कौन हो गए इस केस में? वो पब्लिशर हो गए लेसी, और मैं कौन हो गया? लेसर हो गया। या मैं ऑनर हो गया उस बुक का, ऑब्वियसली मैंने लिखी है, और वो हो गए उसके यूजर हो गए। यूजर ने पैसा देना है किसको? ऑनर को, और एक कंसिडरेशन के बदले, यानी कि जिसको हम बोलेंगे रॉयल्टी। दूसरा पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टीज आर पेमेंट्स मेड बाय द लाइसेंसी टू द लाइसेंसर फॉर द यूज ऑफ द पेटेंट। दे आर यूजुअली सम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड और मे बी फिक्स्ड अमाउंट इन सम केसेज। ठीक है, अभी मैंने जैसे एग्जांपल्स दिए, आप कुछ भी नया, इवन आप अगर एक स्वीट डिश आपने एक नई क्रिएट करी, या आपकी एंसेस्ट्रल चली आ रही है कोई डिश, जैसे हमारे यहाँ एक फेमस है वक्कन लाल स्वीट्स, सपोज कीजिए, और इसी टाइप से और भी बहुत सारे आपने देखे होंगे। वो अपने स्वीट्स को अगर पेटेंट करा लें, या अपने बनाए प्रोडक्ट को पेटेंट करा लें, तो वो उनके राइट में है कि किसी और को उस नाम को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। एक बॉल मिठाई वाला फेमस है हमारे यहाँ अल्मोड़ा में, दैट इज हीरा लाल और सम। एंड थर्ड वन इज मैनिंग रॉयल्टी। द यूजर पेज रॉयल्टी टू द ओनर ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। द यूजर पेज रॉयल्टी टू द ओनर ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ये पहले जो कॉपीराइट रॉयल्टी और पेटेंट रॉयल्टी है, ये सेल्स के बेस पे यूजर को देनी होती है, किसको? ऑनर को। और माइनिंग रॉयल्टी के केस में यूजर पे करता है रॉयल्टी किस बेसिस पे? प्रोडक्शन के बेस पे। सो हियर वी कैन सी दैट इन केस ऑफ पेटेंट और कॉपीराइट, रॉयल्टी इज मेनली paid to the owner on the basis of number of items sold, whereas in case of mining, the royalty is received by the owner of the mine based on the number of items produced. Clear? Now हम समझते हैं पार्टीज इन द रॉयल्टीज अकाउंटिंग। बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, अब इनको अलग अलग सेंस में कुछ भी बोलिए। जो ऑनर है वो उसको लेसर भी बोल सकते हो, उसको लैंडलॉर्ड भी बोल सकते हो, उसको क्रिएटर भी बोल सकते हो। द पर्सन हु क्रिएट्स और इट्स is the owner of the asset and provides the right of using such an asset to the third party is known as the lessor। यानी कि वो पर्सन जो क्रिएटर है उस एसेट का, या मालिक है उस एसेट का, ऑनर है उस एसेट का, और उसको यूज करने का राइट प्रोवाइड कर देता है किसी थर्ड पार्टी को, तो उसको लेसर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इन केस ऑफ माइंस, ऑनर ऑफ द दिज माइंस इज लेसर। और लेसी कौन होगा? दूसरी जो पार्टी यूज होती है इसमें रॉयल्टी अकाउंटिंग, लेसी इज द पर्सन हु यूजेज द असेट ऑफ द क्रिएटर और द ओनर इन लिeu ऑफ a consideration for using such an asset।
और इन केस ऑफ बुक्स द पब्लिशर ऑफ द बुक इज लेसी। अगर हमने जैसा अभी भी एग्जाम्पल दिया, म्यूजिक कंपोजिशन, लिरिक्स राइटिंग में लिरिक्स राइटर जो है उस गाने के जिसने बोल लिखे हैं वो उसका मालिक है, जो उसको यूज करेगा वो उस केस में लेसी बन जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये बुक से लिया है मैंने, साहित्य भवन पब्लिकेशन बुक से, जो कि हमारे कोर्स में हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में। और ये बोलता क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी टुक अ लीज ऑफ ए colliery on 1st April 2018 at a minimum rent of rupees 90,000, merging into a royalty of rupees 5 per ton, with a power to recoup short working over the first 3 years of lease। क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसने क्या किया, लीज पे एक कॉलरी को 1 अप्रैल 2018 को लिया, और जिसमें डील ये हुई कि मिनिमम रेंट जो पे किया जाएगा वो कितना पे किया जाएगा, 90,000, मर्जिंग इनटू ए रॉयल्टी ऑफ ₹5 पर टन, एक टन पे। और साथ में कंडीशन ये रखी गई कि रॉयल्टी कितना पे की जाएगी, एक टन पे 5 पैसा रॉयल्टी, 5 रुपया रॉयल्टी पे की जाएगी। और साथ में जो रिकवर करने का शॉर्ट वर्किंग अगर क्या होती है आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकॉप करने का जो राइट है लेसी के पास, वो है फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लीज। ये फर्स्ट या फिर फॉलोइंग या सब्सिक्वेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है आगे इस पर भी बात करेंगे। द आउटपुट ऑफ द colliery for the first 3 years was 12,000, 19,000 and 21,000 टन रेस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट ईयर में 12,000 टन का आउटपुट हुआ है, सेकंड में 19,000 का, थर्ड ईयर में 21,000 का। ठीक है। कोयल कोलियरी क्या होगा, इसको बात हम समझते हैं। कोलियरी होगा क्या, एक कोयले की खदान को मेनली हम बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमको बनानी होगी एक एनालिटिकल टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में आएगा तो साथ में एनालिटिकल टेबल आप बनाएंगे, तब जाके उसके बेस पे आप लेजर बनाने हों, अगर अकाउंट्स बनाने अकाउंट्स बनाएंगे, जनरल एंट्रीज करनी है तो जनरल एंट्रीज करेंगे। तो एनालिटिकल टेबल को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले मेनली इसमें 9 कॉलम की एक टेबल है, जिसमें पहले कॉलम में आप ईयर्स या टाइम डालेंगे, दूसरे में प्रोडक्शन या आउटपुट डालेंगे, तीसरे में वो प्रोडक्शन किस में, टन में है तो टन में, केजी में है तो केजी में, जिस भी यूनिट में दिया है। रॉयल्टी रॉयल्टी बेस्ड रहती है आउटपुट पे। ये हमारे जैसे क्वेश्चन के केस में बोला हुआ था कि एक टन पे आपको 5 रुपया रॉयल्टी दिया जाएगा। फिर है आपके पास मिनिमम रेंट का केस। अब ये क्या होता है आगे बात करता हूँ। शॉर्ट वर्किंग उसके बाद उसके बेस पे होगी, फिर सरप्लस का कॉलम, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकॉपमेंट का कॉलम, फिर शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकॉर्ड रह जाएगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका कॉलम, एंड देन पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने यूज की। जैसे इसमें से एक मिनिमम रेंट यूज किया। ये मिनिमम रेंट क्या होता है, इसको डेड रेंट भी बोलते हैं। क्या होता है देखिए, द लेसर इंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट विद द लेसी फॉर द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। देखो जब रॉयल्टी अकाउंटिंग की बात हो रही तो लेसर और लेसी के बीच में मेन डील होता है कि भाई लेसर यानी ऑनर बोलेगा कि मुझे प्रॉपर्टी का यूज करने दीजिए, एसेट का यूज करने दीजिए। किससे, कौन बोलेगा, लेसी। किससे, ऑनर से। तो यूजर बोलेगा कि मुझे आप ही प्रॉपर्टी का यूज करने दीजिए। अगर लेसर एग्री करता है तो उसके बदले वो क्या लेना चाहता है, रॉयल्टी लेना। एक कंसिडरेशन जो ले रहा है उसी को हम रॉयल्टी बोल रहे हैं। बट देयर कैन बी सिचुएशंस व्हेन द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रोड्यूस्ड आर नील और रिलेटिवली वेरी लो। कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जैसे कोरोना टाइम हुआ, या कोई और कंडीशन हो गई, या फिर स्टार्टिंग में कोयला निकाल रहे थे बट पिछले पहले 6 महीने 7 महीने खोदते रहे ऊपर का सरफेस, एंड कोयला निकला ही नहीं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे
या तो आप बोल सकते हो प्रोडक्शन नील हो रहा है या सेल्स नील हो रही है, तो उस केस में जो रॉयल्टी की इनकम होगी लेसर के लिए वो बहुत कम होगी। इन सच केस द लेसर वुड रिसीव नो और लिटिल रॉयल्टी। ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन पे रॉयल्टी बेस्ड होती है या सेल्स पे रॉयल्टी बेस्ड है, और सेल्स और प्रोडक्शन नील होने के केस पे वहाँ पे उसको रॉयल्टी भी या तो मिलेगी नहीं, नील मिलेगी, या बहुत कम मिलेगी, विच विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द लेसर्स इनकम, यानी ऑनर की जो है उस इनकम को या रॉयल्टी इनकम को वो इम्पैक्ट करेगा। To get rid of such a case, the lessor requires a minimum amount of payment to be paid. इस सिचुएशन से ये सिचुएशन ही ना आए किसके लिए, ऑनर के लिए, तो इससे बचने के लिए वो क्या करता है, एक मिनिमम अमाउंट की डिमांड करेगा, पेड बाय द लेसी इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड बाय द लेसी। ये बिना ये देखे कि कितने गुड्स सेल किए या प्रोड्यूस किए, एक मिनिमम अमाउंट वो डिमांड करेगा ही करेगा, तो उस मिनिमम अमाउंट, सो दिस गारंटीड मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड मिनिमम रेंट और डेड रेंट। यानी कि बोलते हैं डेड रेंट, आपने अपनी लोकल भाषा में सुना होगा, अरे मरे दाम भी आप इतना तो देंगे ही, इतना तो कैसे भी दाम बनता है ना। तो मीन्स यहाँ पे समझने की बात ये है, मेन डील भी है रॉयल्टी के लिए। अगर रॉयल्टी कम, प्रोडक्शन या सेल्स कम हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है रॉयल्टी भी कम होगी या नील होगी। इस केस से बचने के लिए जो ऑनर है या जो लेसर है वो क्या रिक्वेस्ट करता है कि आप मिनिमम रेंट पे करें, एक मिनिमम अमाउंट पे करें, उसी को मिनिमम रेंट बोल रहा है। फिर शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, दूसरा पॉइंट, शॉर्ट वर्किंग इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। अब जिस केस में लेसी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि उसने मेनली ये उम्मीद की है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए कोई इश्यू नहीं है कि रॉयल्टी पे करनी पड़े। लेकिन जब प्रोडक्शन ही नील है फिर भी रॉयल्टी पे करनी, ये मिनिमम रेंट पे करना है, मिनिमम अमाउंट पे करनी पड़ रही है लेसर को, तो उस केस में उसके लिए शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रही है, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी को घटाने के बाद, और या फिर रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट घटा दोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली वो शॉर्ट वर्किंग को ही शो कर रही है। और वी कैन अंडरस्टैंड एज व्हेन द रॉयल्टी अमाउंट इज नील और लेस देन मिनिमम रेंट, the amount remains short from the minimum rent is short working. Example, suppose minimum rent is decided rupees 5 lakh and amount of royalty is rupees 3 lakh, यानी कि मिनिमम रेंट या डेड रेंट 5 लाख है और रॉयल्टी कितनी हुई 3 लाख। द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज 2 लाख। कैसे, 5 लाख में से 3 लाख घटाएंगे 2 लाख, या रॉयल्टी में से घटा दीजिए, माइनस में आ रही है वैल्यू, ऑब्वियसली शॉर्ट वर्किंग रही। इट इज़ needed to understand that the amount of short working will come if the clause of minimum rent is there in the deal। क्लास में जैसे मैंने आपको बताया, अगर मिनिमम रेंट की बात हुई है डील में, मिनिमम रेंट देना है या डेड रेंट देना है ना, या फिक्स अमाउंट देनी ही देनी है, अगर इतना तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, किसने, लेसी ने लेसर को, उस केस में ही ये शॉर्ट वर्किंग की बात होगी, अनादर शॉर्ट वर्किंग क्रिएट ही नहीं होगी। फिर आ गया अगला टर्म्स, रिकॉपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जो कि कॉलम आपका सेवेंथ था। रिकॉपमेंट और रिकवर करना उसको बोलते हैं। शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का राइट जब लेसर या ऑनर यूजर को या लेसी को देता है, लेसी रिक्वेस्ट करेगा कि पिछले ईयर में अगर उसको शॉर्ट वर्किंग हुई, यानी कि उसने उसकी प्रोडक्शन तो बहुत कम हुई लेकिन फिर भी उसने मिनिमम अमाउंट तो आपको पे की, तो उसमें उसकी वजह से जो शॉर्ट वर्किंग हुई उसको रिकवर करने का मौका लेसर उसको अभी आने वाले टाइम में दे, और वो डील में है तो उस अमाउंट को आप सरप्लस के अमाउंट से, यानी कि आपकी रॉयल्टी ज़्यादा हो रही है, मिनिमम रेंट कम है, उस केस में सरप्लस होगा, आपको उस सरप्लस के अमाउंट से आप रिकॉव कर सकें, वो रिक्वेस्ट आप करेंगे। तो रिकॉवमेंट और रिकवरिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ ए ईयर इन कमिंग ईयर्स इज पॉसिबल if there is such thing added in the deal between lessor and lessee. The recoupment can be done in two possible ways as per the deal. These are fixed period और fluctuating period। ये पॉइंट ध्यान रखना, हमारे क्वेश्चन में भी था फर्स्ट में, अगर हम देखें फिर फर्दर हमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स के बेसिस पे ही अपने रिकॉपमेंट की पॉलिसी को डिसाइड करना पड़ेगा। फिक्स्ड पीरियड होगा तब जब व्हेन रिकॉपमेंट कैन बी डन इन फर्स्ट
फर्स्ट वर्ड यूज कर दिया, पहले, पहला ईयर बोल दिया, या पहले 2 साल में बोल दिया, पहले 3 साल में बोल दिया, पहले 4 साल में बोल दिया, फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट ईयर। तो ये वर्ड है द फिक्स्ड पीरियड के लिए, यानी कि शॉर्ट वर्किंग जिस ईयर में हो वहीं से काउंट कर लोगे उतने ईयर तक ही केवल। जैसे फर्स्ट 3 ईयर बोला तो पहले 3 साल में आप रिकॉप कर पाए तो कर पाए शॉर्ट वर्किंग, उसके बाद आपको कोई राइट नहीं होगा रिकॉप करने का। दूसरा होगा फ्लैक्चुएटिंग पीरियड, जहाँ पे आप व्हेन रिकॉपमेंट कैन बी डन इन सब्सिक्वेंट ईयर और फॉलोइंग ईयर, है ना, जहाँ पे किसी ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग हुई आने वाले ईयर्स में उसको आप रिकॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोला फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई, उसको आप फॉलोइंग ईयर में रिकॉप कर सकते हैं। मींस फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप सेकंड ईयर में कर सकते हैं, सेकंड ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग हुई तो सेकंड ईयर की थर्ड ईयर में। लेकिन फर्स्ट ईयर की जो शॉर्ट वर्किंग है केवल फॉलोइंग ईयर बोला है तो सेकंड ईयर में उसको आपको फिर से शॉर्ट वर्किंग हो रही हो या फिर सरप्लस नहीं हुआ है या रिकॉप नहीं हो पाई अमाउंट, तो बची हुई अनरिकॉप्ड अमाउंट को आप ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको मान लीजिए 5,000 की शॉर्ट वर्किंग पहले ईयर में हुई, सेकंड ईयर में भी 5,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई, तो फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग अगर कंडीशन ये है कि फॉलोइंग सब्सिक्वेंट 1 ईयर में आप जो है शॉर्ट वर्किंग रिकॉप कर सकते हो, तो फर्स्ट ईयर का 5,000 अगले ईयर में आपको रिकॉप करना था। अगर नहीं कर पाए तो पहले साल के लिए रिकॉपमेंट का जो राइट था लेसी के पास वो ख़त्म हो गया, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है। सेकंड ईयर का थर्ड ईयर में कर सकता है, अगर वहाँ सरप्लस हो रहा है तो आप कीजिए इस तरह से। Unrecovered short working. Unrecovered short working is that amount which the lessee could not get a chance to recover, है ना, अनरिकॉर्ड होगी जो रिकॉप नहीं कर पाया। सो सच अमाउंट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एग्जाम्पल के लिए हम सपोज देयर इज एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 एज शॉर्ट वर्किंग, out of which ₹25,000 could be recovered or recovered by the lessee as per the deal, है ना, बट द बैलेंस अमाउंट कुड नॉट बी रिकवर्ड, यानी 50,000 का शॉर्ट वर्किंग था, 25 तो रिकवर कर दिए, बाकी बचा हुआ 25,000 रिकॉप नहीं कर पाए, तो ये बचे हुए 25,000 को ₹25,000 को आप अनरिकॉर्ड अमाउंट बोलेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए एनालिटिकल डिटेल से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन अगर ध्यान है तो 1 अप्रैल 2018 को उस कंपनी ने जो है इसको लीज पे लिया था ऑनर से, यानी कि लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है और एनालिटिकल टेबल बनी है। तो हम फर्स्ट कॉलम जैसे मैंने बोला ईयर है फर्स्ट ईयर का, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 2018-19, सेकेंड ईयर कब होगा 19-20 होगा, थर्ड ईयर कब होगा 2020-21, 3 साल की बात हुई थी। आउटपुट या प्रोडक्शन कितना हुआ टन में, उस क्वेश्चन में आप देखिए, ये है क्वेश्चन आपके पास। आउटपुट जो हुआ उसमें बोला हुआ है आउटपुट हुआ 12,000 टन, 19,000 टन और 21,000 टन, ठीक है। तो आउटपुट के कॉलम में आउटपुट शो करेंगे टन में, और रॉयल्टी बोला था एक टन पे कितना मिलेगा ₹5। तो 12,000 टन अगर हुआ है एक टन पे 5, तो 12 5 12,000 इंटू 5 ₹60,000 का फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी हो जाएगा। सेकेंड ईयर में आपके पास 19,000 इंटू 5 95,000 का रॉयल्टी हो जाएगा। थर्ड ईयर 2021 में आपके पास 21,000 इंटू 5 करोगे तो 1,05,000 टन रुपीज़ का रॉयल्टी होगा। मिनिमम रेंट आपको बोला हुआ है, अभी ऐसा केस था जिसमें कि 90,000 मिनिमम अमाउंट आपको पे करनी है। इसको डेड रेंट भी बोलते हैं, वापस मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 90,000 का मिनिमम रेंट फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। शॉर्ट वर्किंग होगी या सरप्लस होगी, यहाँ तक पहले आप पहुँचें। पहले आप कहाँ तक पहुँचें देखिए, आप लोग पहले कोशिश क्या करेंगे, हम पहले एक एक करके एक एक पॉइंट पे बात करते हुए इस पे आ जाएं। पहले आप लोग ट्राई करें यहाँ तक पहुँचें, उसके बाद के ये 3 कॉलम उसके बाद करें, यानी कि पहले हम यहाँ तक पहुँच लेते हैं। अब जब भी अपनी टेबल बनाएंगे, है ना, इसमें देखोगे अगर तो पहला टारगेट हम देखें कि शॉर्ट वर्किंग हो रही है या फिर आपको शॉर्ट वर्किंग हो रही है या फिर आपको सरप्लस हो रहा है। फर्स्ट ईयर में अगर देखोगे तो आपके पास देख रहे हो वो 60,000 का रॉयल्टी है, 90,000 का आउटपुट है, मिनिमम रेंट है। तो जब हम सरप्लस या शॉर्ट वर्किंग डिसाइड ही इससे होगी, अगर रॉयल्टी ज़्यादा है तो सरप्लस होगा
और अगर आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग होगी। या दूसरे वर्ड्स में मैंने आपको ये भी बोला कि आप डायरेक्ट माइनस करो रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट। प्लस साइन आ रहा है तो सरप्लस होगा, ऑब्वियस सी बात है। माइनस साइन आ रहा है तो शॉर्ट वर्किंग होगी। 60,000 में से 90,000 माइनस करोगे तो माइनस का 30,000 है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग हो रही है ना। फिर सेकेंड ईयर में देखो यहाँ 95,000 रॉयल्टी है, 90,000 मिनिमम रेंट है, तो आप यहाँ से अगर माइनस करोगे 95,000 में से 90 तो 5,000 प्लस में बचता है, यानी कि सरप्लस हो रहा है। थर्ड ईयर में आ जाओ 1 लाख 5,000 और 90,000 की आपको क्या हो रही है, मिनिमम रेंट। तो इस केस में अगर आप 1,05,000 से 90,000 माइनस करते हैं तो 15,000 का सरप्लस बचता है, प्लस में आता है, इसलिए सरप्लस हो गया। अब हम रिकॉपमेंट पे चलें। अब हम रिकॉपमेंट पे क्या करेंगे, देखिए शॉर्ट वर्किंग रिकॉप कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में, पता है आपको कि फर्स्ट 3 ईयर में आपके, यानी पहले 3 साल मतलब अभी तो फिलहाल अकाउंटिंग आगे ईयर्स के लिए दी नहीं है, पहले 3 साल यही हो गए 1 2 3। अगर आगे दिया रहता आपको, है ना, तो फिर ये केवल रिकॉपमेंट का राइट केवल यहाँ तक है आपको, उसके बाद के ईयर्स में नहीं है, जो कि आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई, शॉर्ट वर्किंग हुई तो उस ईयर में तो रिकॉप हो ही नहीं सकता, जब सरप्लस होगा उसी ईयर में हो सकता है। तो शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम में देखिए फर्स्ट ईयर में आपके पास नील जो है, आपकी शॉर्ट वर्किंग नील हो जाएगी, है ना। और सेकेंड ईयर पे आ जाओ, सेकेंड ईयर में आपके पास अभी शॉर्ट वर्किंग, आप एक वर्किंग नोट साइड में बना सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में कितनी 30,000 थी, सेकेंड ईयर में कितनी रही 30,000 में से 5,000 आप रिकवर कर लेंगे, सरप्लस की अमाउंट आपके पास पड़ी है। 5 रिकवर केवल कर पाएंगे क्योंकि सरप्लस केवल 5,000 ही रहा है। तो शॉर्ट वर्किंग रिकवर 5,000 कॉलम में डाल दो, और फिर उसके बाद बाकी जो वैल्यू यहाँ देखेंगे हम, बैलेंस कितना बता है सेकेंड ईयर में, 5 माइनस करो 25,000 बचा है अभी भी शॉर्ट वर्किंग का। थर्ड ईयर पे जाएंगे, थर्ड ईयर में देखेंगे शॉर्ट वर्किंग नहीं सरप्लस हुई है यहाँ 15,000 की, 15,000 रिकॉप कर सकते हो, रिकॉप कर लीजिए। 15,000 आपने रिकॉप किया या रिकवर कर लिया, यानी कि 25 में से 15 घटा लोगे तो वहाँ 10,000 बच गया जो रिकॉप नहीं हो पाया, और 15,000 रिकॉप्ड वाले कॉलम में आप डाल देंगे, है ना। तो 15,000 यहाँ आ गया। अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग, अब क्योंकि थर्ड ईयर तक ही आप रिकॉप कर सकते थे, तो बची हुई अमाउंट को आपको शॉर्ट वर्किंग अमाउंट जो आप रिकॉप नहीं कर पाए, जिसको अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे आप, उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में। ये है आपका कॉलम, अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10,000 यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब साथ में ये कॉलम भी आप, ये 3 कॉलम एक साथ बना सकते हैं, ये 3 कॉलम आप एक साथ बना सकते हैं, ये वाले, ठीक है। अब इन 3 कॉलम में अगर देखो तो आपको ध्यान हमेशा ये देना है कि पेमेंट लैंडलॉर्ड को कितना होगा या ऑनर को कितना होगा। भाई डील में ही होता है, मैंने बोला कि मिनिमम रेंट तो मिनिमम अमाउंट तो मांगेगा ही मानेगा, इसलिए मिनिमम रेंट की बात कर रखी है उसने। तो ये 90,000 तो हर बार पेमेंट होगा, लेकिन रॉयल्टी ज़्यादा तो रॉयल्टी पे होगी, बट हमको ये देखना होगा रिकॉपमेंट अगर हुआ है तो रिकॉपमेंट की अमाउंट माइनस हो जाएगी। तो पहले ईयर में तो वैसे ही उसको रॉयल्टी कम हुई है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो 90,000 पे होना है, 90,000 हुआ। दूसरे ईयर में 95,000 पे करना चाहिए था क्योंकि रॉयल्टी ज़्यादा हुई है, बट 5,000 आपने क्या किया, रिकॉप करने की परमिशन ली थी, परमिशन का यूज किया, 95,000 में से 5,000 माइनस कर लोगे रिकॉप की तो बची कितनी 90,000। थर्ड ईयर में 1,05,000 का आपके पास रॉयल्टी है, पे करना चाहिए था, लेकिन आपने फिर से राइट लिया था, फर्स्ट ईयर की बात हो रही, तो 15,000 यहाँ पर आपने रिकॉप करने का परमिशन थी आपके पास, आपने उसको रिकॉप कर लिया। इस तरह से आपने पेमेंट फिर कितना करेंगे, 1,05,000 में से 15 माइनस करो 90,000, समझे। तो इस तरह से ये आपकी एनालिटिकल टेबल बनी। इसकी जनरल एंट्रीज लेजर्स आगे हम बात करेंगे। आइए फिर से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। Let's understand it again. Suppose there is rupees 2,50,000 royalty amount in a particular year and minimum rent for that year is 3 lakh. किसी ईयर में ऐसा था कि आपके पास रॉयल्टी 2,50,000 है और मिनिमम रेंट आपने जो पे करना है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ या यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पे करना 3 लाख। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, कितनी होगी शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट, रॉयल्टी 2,50,000 माइनस 3 लाख, तो माइनस में आ रही वैल्यू, शॉर्ट वर्किंग होगी, ऑब्वियस सी बात कितनी होगी 50,000, ठीक है। कितनी होगी 50,000 की शॉर्ट वर्किंग होगी। हाउ टू रिकॉप द शॉर्ट वर्किंग, वही बात है, एज डिस्कस्ड अर्लियर, मैंने बोला कि फिक्स्ड पीरियड या है ना आपके पास फ्लैक्चुएटिंग पीरियड होता है। फिक्स्ड पीरियड के केस में आप क्या करते हैं,
कि पहले बोलेगा पहला ईयर या केवल पहले 2 ईयर या केवल पहले 3 ईयर, उतने तक ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें साथ में शॉर्ट वर्किंग का ईयर भी काउंट होगा, जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो रही है उस ईयर को भी हम काउंट करेंगे। एज डिस्कस्ड अर्लियर, टू रिकवर और रिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग we have two things to see. One is that if fixed tenure is given means first year, first 2 year, first 3 year ऐसा लिखा होगा, and or fluctuating tenure is given such as short working can be recovered in subsequent year या उसको following year ऐसा बोलेगा। subsequent means जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई उस ईयर के बाद के ईयर में, उसके बाद। तो फॉलोइंग ईयर बोला तो जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग उसके बाद का ईयर नहीं हो पाया तो फिर उसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। फॉलोइंग 2 बोला है तो उसके बाद के 2 ईयर, फॉलोइंग 3 बोला तो उसके बाद के 3 ईयर। ठीक है, आइए एमसीक्यूज के थ्रू अब समझने की कोशिश करते हैं इसको हम। एमसीक्यूज के थ्रू फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अभी तक आपने क्या सीखा, क्या समझे उसके, इन एमसीक्यूज के बेस पे अपने आप को इंटरनली आप भी खुद एवेल्यूएट कर सकते हैं। और इसके बाद में एक क्विज आपको गूगल फॉर्म्स के थ्रू क्रिएट करके भेजूँगा, जिसको आप आंसर करें, वो इंटरनल असेसमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नॉट सिचुएशन ऑफ टेकिंग मिनिमम रेंट बाय द लेसर देयर विल बी नो शॉर्ट वर्किंग। मैं इसको पहले अगर वीडियो वापस सुनेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन मैंने पुट किया और ये पॉइंट मैंने पुट किया कि अगर एक ऐसी सिचुएशन ना मिनिमम रेंट की बात ही नहीं है, मिनिमम अमाउंट पे करने की लेसर ने कोई डिमांड नहीं की है, तो उस केस में ये बोल रहा है कि शॉर्ट वर्किंग होगी ही नहीं। आप क्या बोलते हैं, क्या आंसर होना चाहिए? इज इट ट्रू और इट इज़ फॉल्स? ऑब्वियसली मिनिमम रेंट अगर बात ही नहीं है तो और शॉर्ट वर्किंग होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। रॉयल्टी जितनी हो रही है, नील हो रही, तो आपको नो नील आपकी पेमेंट बनती है। लैंडलॉर्ड को जितनी अमाउंट आप पे कर रहे हो या ऑनर को, उसकी वजह से शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रही है। अगर मिनिमम रेंट की कोई या मिनिमम अमाउंट की कोई बात ही नहीं हुई है तो भाई रॉयल्टी पे करनी है, फिर वहाँ शॉर्ट वर्किंग की कोई बात नहीं, इसलिए ट्रू है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मिनिमम रेंट इज़ 1,05,000 एंड रॉयल्टी इज़ 1,07,500। द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग एज, देखो मिनिमम रेंट कितना है या डेड रेंट कितना है, 1,05,000, और रॉयल्टी कितनी है, 1,07,000। तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग की कितनी है, शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी बताइए। इस केस में शॉर्ट वर्किंग होगी क्या? रॉयल्टी ज़्यादा है बेटा, रॉयल्टी ज़्यादा है तो नो ऑब्वियस सी बात है सरप्लस होगा यहाँ, तो दैट्स वाई आंसर क्या होगा, नील। सरप्लस कितना होगा, 2,05,500 का, 2,500। क्वेश्चन नंबर 3, जेट कॉलरी लिमिटेड टुक अ मैन ऑन लीज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, इन दिस केस हु इज लेसी। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने जाएंगे उसने बोला कि इस टाइप का केस आ गया, जेड और ए दोनों दे दिए उसने, या जेड और एक्स दिए हैं, आपको बोला लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग करनी है, तो लेसी पहचानो तो सही, लेसर पहचानो तो सही। तो इसीलिए क्वेश्चन है, जेड कॉलरी लिमिटेड टुक अ मैन ऑन लीज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, इन दिस केस हु इज लेसी। टुक अ मैन किसने लिया, जेड कॉलरी ने। ऑब्वियस सी बात है, ऑनर कौन होगा फिर, एक्स लिमिटेड है ना। ऑनर को लेसर बोलते हो और यूजर को आप लेसी बोलते हो, तो जेट कॉलरी लिमिटेड कौन है, वह है आपका, यानी ऑप्शन ए इज़ द आंसर, लेसी होगा। ठीक है, फर्दर आपको मैंने जो दिए हुए हैं सजेस्टेड रीडिंग बुक्स ऑफ डॉक्टर एस एम शुक्ला सर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है, उसको ले सकते हैं। आर एल गुप्ता सर की ले सकते हैं, शुक्ला एंड ग्रेवाल एंड दिस ऑल यू कैन सी एंड रीड द बुक्स टू गेट बेटर नॉलेज। और कुछ साइट्स पे जा सकते हैं आप, ठीक है, इनको फॉलो कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग इस सेशन को बहुत आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, और आगे हम इस टाइप के लेक्चर्स और बनाएंगे। और आई होप इस पे बेस्ड जो क्विज होगा उसमें आप सभी बहुत ही सही और बहुत अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आगे इस पे हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे इसके आगे के केसेस, जहाँ पे जनरल एंट्री लेजर्स बनाना,
you know सारे अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू टू ऑल.